हेलो एवरीवन। आज फिर इतिहास का 10 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। जो मेरा टारगेट हमने बताया है, टारगेट जेआरएफ के लिए जो क्वेश्चन है उसको फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछला 2 वीडियो मैंने दिया था, 10-10 क्वेश्चन का था, वो आपने देख लिया होगा उसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें निम्नलिखित प्राचीन भारतीय व्याकरणाचार्यों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें नाम दिया गया है कात्यायन है, पाणिनि है, वामन है, यास्क है। इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएंगे यास्क। यास्क क्यों हो जाएंगे? क्योंकि यास्क 5वीं शताब्दी में थे। 5वीं शताब्दी में थे यास्क। यास्क के बाद आ जाते हैं पाणिनि। पाणिनि का जो कार्यकाल था, मतलब समय अगर टाइम पीरियड देखें तो 5वीं से 4वीं शताब्दी थे। 5वीं से 4वीं शताब्दी में थे पाणिनि। पाणिनि के बाद आ जाएंगे कात्यायन। कात्यायन का 3वीं शताब्दी में थे, 3वीं शताब्दी में ये थे। उसके बाद वामन। वामन की बात करें तो 7वीं 8वीं कह सकते हैं, 7वीं 8वीं में इनका कार्यकाल था। यानी इस हिसाब से क्या हो जाएगा? 4 4 2 3 1 4 2 3 1 ऑप्शन 4 4 2 3 1 ऑप्शन 4 इज द राइट। पहले से समझ लेना होगा। जो यास्क थे, यास्क ने निरुक्ति नामक शिक्षा शास्त्र ग्रंथ लिखा है, जिसमें वैदिक जो शब्द व्युत्पत्ति है उसके बारे में बताया है। और जो वामन है, वामन के बारे में बताएंगे बाद में। पहले पाणिनि। पाणिनि ने तो अष्टाध्यायी लिखा है, आप सब जानते हैं, व्याकरण ग्रंथ है। उसके बाद कात्यायन। कात्यायन ने वर्तिका लिखा है। और उसके बाद वामन। वामन ने लिखा है आकाशवृत्ति। आकाशवृत्ति जो कि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखा है उसी पर टीका है आकाशवृत्ति। आकाशवृत्ति पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखा है उसी पर टीका लिखा है इन्होंने। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो गया? यास्क पहले हो जाएंगे, फिर पाणिनि, फिर कात्यायन, वामन। माने ऑप्शन 4 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड क्या है? नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए, दूसरे को कथन आर कहा गया है। 5वीं शताब्दी में फायान ने अपनी भारत यात्रा के क्रम में यह विवरण दिया है कि इस देश में कोई भी संभ्रांत व्यक्ति मांसाहार नहीं करता था। फिर कारण आर कहा गया है कि अशोक ने जो स्वयं जीव जंतुओं के प्रति हिंसा के सिद्धांत को कठोरता से मानता था, पशुओं की बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था और भोजन के लिए पशुवध को नियंत्रित कर दिया था। देखिए, जो कथन ए है ये भी सही है, कथन आर ए भी सही है, लेकिन इन दोनों व्याख्या नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो फायान है, फायान गुप्त काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में आया था। 399 से 414 ईस्वी तक के समय में आया था ये। और इसने संभ्रांत वर्ग उस समय जो थे उसके बारे में बताया कि वो लोग मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करते थे। उसके चांडाल से रुपवाद थे, चांडाल सेवन करते थे। और यहाँ पे अशोक ने बताया गया कि उन्होंने अभिलेख में ऐसी बात लिखी है, तो बात दोनों सही है। लेकिन गुप्त वंश और अशोक के काल के बीच में 600 सालों का अंतर है। और अशोक के अभिलेख में लिखने की वजह से वहाँ से मांस, मदिरा सेवन करते थे, ऐसी बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे धार्मिक कारण था। तो क्या हो जाएगा? ए आर दोनों सही है, किंतु आर एक सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सेकंड इज द राइट। क्वेश्चन थर्ड। कश्मीर के निम्नलिखित राजाओं को कालक्रम में रखिए। तो देखिए, कश्मीर में कुल 4 वंश हुए थे। कारकोट वंश, उत्पल वंश, यस्कर वंश, लोहार वंश। मैंने क्रम में बोला है। यह जो है कश्मीर में जो कल्हड़ की राजतरंगड़ी है उसमें जिक्र है। कल्हड़ की राजतरंगी के बारे में आप जानते हैं कि कल्हड़ की जो राजतरंगड़ी है इसमें कुल 8 तरंग है। 8 तरंग है, जिसमें से पहले का जो 3 है, पहले के 3 में कश्मीर के प्राचीन इतिहास है। फिर 3 से लेकर 6 तक जो है कारकोट वंश, उत्पल वंश का इतिहास है। फिर 7वें और 8वें में जो है उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है लोहार वंश के बारे में लिखा है। ठीक है, तो इस हिसाब से अब इसको क्रम में लगाते हैं कि कौन राजा कब हुआ था। इसको क्रम में एक बार लगा लेते हैं। तो चलिए लगाते हैं। तो सबसे पहले होंगे दुर्लभवर्धन। दुर्लभवर्धन कारकोट वंश का संस्थापक है। दुर्लभवर्धन क्या है? एक कारकोट वंश का संस्थापक है दुर्लभवर्धन। उसके बाद दुर्लभवर्धन के बाद बनते हैं चंद्रापीठ। दरअसल इसके पहले एक राजा था तारापीठ, तारापीठ के बाद चंद्रापीठ आता है। तो चंद्रापीठ के बाद आएंगे ललितादित्य। ये तीनों ही कारकोट वंश के शासक हैं। कारकोट वंश के शासक हैं, जो कि मैंने बताया कारकोट वंश पहले है, उसके बाद उत्पल वंश, फिर यशगर वंश, फिर लोहार वंश। तो कारकोट वंश शासक, उसके बाद फिर अवंती वर्मन कारकोट वंश के पतन के बाद ये स्थापना करता उत्पल वंश का स्थापना। उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने किया है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? सी
CBDA, CBDA, ऑप्शन थर्ड इज द राइट, ऑप्शन थर्ड इज द राइट। दुर्लभवर्धन, फिर चंद्रापीठ, ललितादित्य, फिर अवंती वर्मन, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित को उनके लिखे जाने के क्रम में कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। 4 नाम दिए हैं, मिताक्षरा है, मानसोल्लास है, विक्रमो, अर्जुन विजयम है, चतुर्थ चिंतामणि है। समझिएगा अब ये क्वेश्चन टफ है, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूजी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको लगाते हैं क्रम में। तो सबसे पहले लिखा गया था विक्रमार्जुन विजयम। विक्रमार्जुन विजयम किसने लिखा था? तो उनका नाम था पंपा नाम करके थे, आदिकवि पंपा, जो कि राष्ट्रकूट शासक की स्थिति के समय में लिखा था। दरअसल उस समय राष्ट्रकूट शासक की स्थिति के एक सामंत थे जिनका नाम था कोई करके आदिश्वरी दीति करके थे, या फिर कुछ ऐसे करके नाम था, आप समझ लीजिए। राष्ट्रकूट शासक की स्थिति के समय में इन्होंने लिखा था विक्रमार्जुन विजयम। ये कन्नड़ भाषा में चंपू शैली में लिखा है, मतलब गद्य पद दोनों मिश्रित है। और आदिकवि पंपा ने आदि पुराण भी लिखा है, जैन धर्म संबंधित है। सबसे पहले इन्होंने लिखा, ये 10वीं शताब्दी में लिखा गया है, क्योंकि क्रम में लगाना है तो हमें जो याद आ रहा है मैं बताते भी चल रहा हूँ। ये 10वीं शताब्दी में लिखा गया है, ध्यान रखना ये बात। उसके बाद आता है मिताक्षरा, जो पश्चिमी चालुक्य वंश विक्रमादित्य षष्ठ थे, उनके समय में लिखा है विज्ञानेश्वर ने लिखा है। ये 11वीं-12वीं शताब्दी में लिखा गया है, ये 11वीं-12वीं शताब्दी में लिखा गया मिताक्षरा बुक लिखी गई है। और ये जो याज्ञवल्क्य स्मृति है उस पर टीका है, कानूनी ग्रंथ है दरअसल। उसके बाद मानसोल्लास नंबर आता है। मानसोल्लास 12वीं शताब्दी ग्रंथ है, ये चालुक्य शासक सोमेश्वर तृतीय थे, उन्होंने ग्रंथ लिखा है। उसके बाद चतुर्वर्ग चिंतामणि जो बुक है 13वीं शताब्दी में लिखा गया है, जो देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र देव थे, उनके मंत्री थे, हेमाद्री नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है। तो मतलब सबसे पहले क्या हो जाएगा, फिर समझिए। विक्रमादित्य को लिखा है आदिकवि पंपा ने, मिताक्षरा को लिखा है विज्ञानेश्वर ने, कब लिखा है 11वीं-12वीं शताब्दी में, और विक्रमार्जुन विजयम 10वीं शताब्दी में। मानसोल्लास सोमेश्वर तृतीय ने 12वीं शताब्दी में, चतुर्वर्ग चिंतामणि 13वीं शताब्दी में लिखा गया है। अब इसको क्रम लगा दीजिए, चतुर्वर्ग चिंतामणि लिखा है हेमाद्री ने, ठीक है। अब सबसे पहले CABD ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका, CABD राइट। अब क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से कौन इष्टिका मंदिर है? इष्टिका मंदिर के बारे में आपको बताना है। तो दिनाजपुर का बेग्राम मंदिर, बिल्कुल ये इष्टिका मंदिर है, ईंट से बनी हुई मंदिर है। ये वर्तमान में बांग्लादेश में है। वर्धमान पश्चिम बंगाल का सतदेउल मंदिर, यह भी ईंट से मंदिर है, ये दरअसल जैन मंदिर है। और बहुलारा बांकुरा पश्चिम बंगाल का सिद्धेश्वर मंदिर, ये भी भगवान शिव को समर्पित है। ये भी ईंट से निर्मित, इष्टिका मतलब ईंट वृक्ष निर्मित मंदिर है। उसके बाद भुवनेश्वर का बैताल देउल मंदिर, दरअसल ये बलुआ पत्थर से निर्मित मंदिर है, ये देवी चामुंडा को समर्पित है, तो ये निर्मित नहीं हो जाएगा। मतलब ऑप्शन ए भी, मतलब ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। तो आप समझिए, जैसे आप कानपुर का दशावतार मंदिर आप जानते हैं, ईंट से निर्मित मंदिर है। उसके बाद सिरपुर जो छत्तीसगढ़ में है, लक्ष्मण मंदिर, वो भी क्या है, गुप्त काल में ही बना, उत्तर गुप्त काल में बना था वो भी क्या है, ईंट से निर्मित मंदिर है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस क्वेश्चन को क्या करिएगा, आप नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, क्योंकि आमतौर पर लोग कानपुर का दशावतार मंदिर याद रहता है और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो कि छत्तीसगढ़ में याद रहता है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, दिनाजपुर का बेग्राम मंदिर भी ईंट से बनी है। वर्धमान का सतदेउल मंदिर, देउल दरअसल ये उड़ीसा शैली है, कलिंग शैली है। फिर बहुलारा बांकुरा पश्चिम बंगाल सिद्धेश्वर जो भगवान शिव को समर्पित, ये भी ईंट से निर्मित मंदिर है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित क्लास की लेखकों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए इसको समझिएगा, इसका जो आंसर होगा, अगर लेखक के अकॉर्डिंग लगाएंगे, मतलब इन्होंने जब बुक लिखी है उस अकॉर्डिंग आंसर दूसरा हो जाएगा। आयोग ने जो आंसर माना है मैं वही बताऊंगा, क्योंकि गूगल पे इसका आंसर दूसरा मिल जा रहा है, लेकिन जब आप लिखेंगे आयोग के अनुसार बताइए तो उसने तब आंसर वो सही बताएगा। तो एरियन सबसे पहले क्या होंगे, एरियन के बाद फिर क्या हो जाएंगे, स्ट्रैबो, फिर प्लिनी, फिर टालमी, मतलब फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, ऑप्शन सेकंड इज द राइट। देखिए जो स्ट्रेबो है, स्ट्रेबो ने ज्योग्राफिका नामक बुक लिखी है। टालमी ने भारत का भूगोल ग्रीक भाषा में लिखा है। प्लिनी का नेचुरल हिस्टोरिकल
बुक है, और एरियन ने अलेक्जेंडर के ऊपर किताब लिखी हुई है। ठीक है, तो ये इनका क्रम भी बता दिया मैंने कैसे हुआ, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट होगा इसका। अब लेखों में निम्नलिखित लेखों को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए इसको कालक्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। 4 नाम है, हरिशेर है, रविकीर्ति है, वास भट्टी है, बिरसेन है। देखिए हरिशेर तो आप जानते हैं गुप्त वंश के समुद्रगुप्त के समय में थे। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना इन्होंने की है, जो कि चंपू शैली में संस्कृत में है, गद्य पद दोनों में है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना इन्होंने की है, समझ जाइएगा इसे। ठीक है, उसके बाद आते हैं वीरसेन जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में थे, और उनके संदीप विग्रह ये भी थे समुद्रगुप्त के समय में। वीरसेन ने उदयगिरि गुहा लेख अभिलेख का इन्होंने रचना किया है, मतलब लिखा है। उसमें जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे उनके विजय के बारे में बताया है। फिर कुमारगुप्त के समय में वसुभट्टी थे, इन्होंने मंदसौर अभिलेख के बारे में लिखा है वसुभट्टी ने, और ये कुमारगुप्त के समय में थे, गुप्त के शासक के। उसके बाद फिर रविकीर्ति पुलकेशन द्वितीय के समय में थे। ठीक है, पुलकेशन द्वितीय के समय में थे, और इन्होंने एहोल अभिलेख लिखा है, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि नर्मदा नदी के किनारे पर हर्षवर्धन को उन्होंने हराया था पुलकेशन द्वितीय ने। तो इन्होंने जब अभिलेख लिखा था रविकीर्ति ने एहोल अभिलेख, तो इन्होंने लिखने के बाद कहा था कि मैंने भारवी और कालिदास से अपनी तुलना की थी कि मैंने उनके जैसा यश प्राप्त कर लिया है। चलिए अब इसको क्रम में लगाते हैं। हरिशेर सबसे पहले हो जाएंगे, उसके बाद आ जाएंगे वीरसेन, उसके बाद फिर वसुभट्टी होंगे, फिर रविकीर्ति होंगे। मतलब फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड, फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड, ऑप्शन सेकंड इज द राइट, इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन से 8 की तरफ। वैदिक नामों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म चैत्र एवं वैशाख माह के नामों को व्यक्त करता है? तो इसमें मधु और माधव, चैत्र और वैशाख। चैत्र क्या है? मार्च अप्रैल का महीना, और वैशाख क्या है? मार्च अप्रैल हो गया, और अप्रैल मई हो जाएगा, कब हो जाएगा महीना। ठीक है, मधु और माधव। इसी तरीके से आप देखेंगे तपस और तपस, जैसे माघ और फागुन का है, और इसी तरीके से मतलब 12 महीने हैं, जो कि कहाँ मिलेगा आपको? यजुर्वेद के वार्षिक संहिता, जैसे बोला यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद जो शाखा से वार्षिक संहिता बोलते हैं, उसमें 12 महीने। और ब्राह्मण ग्रंथ तैतरी ब्राह्मण ग्रंथ में भी 12 महीने का जिक्र मिलता है। तो आप इसके 12 महीने गूगल पे सर्च करके याद करके लिख लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैंने 20 से 25 सालों के लगभग सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, उसका डिटेल मैंने देख लिया है। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, इसलिए आपको उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। जितनी क्वेश्चन मैं यहाँ डिटेल में करा रहा हूँ, उसको यदि आपने नोट डाउन कर लिया, याद कर लिया, तो आपकी तैयारी एकदम धारदार हो जाएगी। अब क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और जिनको याद करने से आपका एक बेसिक समझ डेवलप होगा, और प्राचीन इतिहास में आपको महारत हासिल होने लग जाएगी। अगर सारे क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उसको सॉल्व कर लिया, याद कर लिया, तो इसलिए इसको आप नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। अब देखिए, डेरियस का भेस्तून अभिलेख, उसके बाद नक्शे रुस्तम का अभिलेख, पार्सिपोलस अभिलेख, राजधानी पार्सिपोलस का जलना। ठीक है, इसको क्रम में लगाना है। इसका एक ट्रिक है बेपन, या फिर इंग्लिश में याद कर लीजिए बीपीएन। मैंने हिंदी में याद कर लिया था बेपन। ठीक, डेरियस का भेस्तून अभिलेख दरअसल ये है 500, अगर मैं लिखूं 520 से 518 BC है, बिफोर क्राइस्ट। उसके बाद फिर डेरियस का पार्सिपोलस अभिलेख क्या हो जाएगा? 515 है, 515 से 13 BC है। उसके बाद नक्शे रुस्तम का डेट अगर बताऊं तो 473 के शायद आसपास है, क्योंकि इसकी मृत्यु के बाद उससे कब्र पर लिखा गया है डेरियस का नक्शे रुस्तम अभिलेख। और हकमानी राजधानी पार्सिपोलस का जलना सिकंदर ने 330 BC में, 330 BC में सिकंदर ने पूरी पार्सिपोलस राजधानी जला दिया था। तो बहुत बात की घटना हो गई, इसलिए बेपन अगर आप याद कर लेंगे तो आपको, अगर दोबारा क्वेश्चन अगर आएगा तो आप कर लेंगे, और दोबारा क्वेश्चन आएगा ही, रिपीट होता है क्वेश्चन एग्जाम में। अगर नहीं आएगा तो मान लीजिए 1-2 स्टेटमेंट आएगा, तभी तो आप समझ पाएंगे कैसे हो रहा है सॉल्व। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। डेरियस का भेस्तून अभिलेख, डेरियस का पार्सिपोलस का अभिलेख, डेरियस का नक्शे रुस्तम का अभिलेख, फिर हकमानी राजधानी पार्सिपोलस का जलना, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है?
जैसे तेज हवाएं पेड़ों को बर्बाद कर देती हैं और टिड्डियों के दल साली की फसल को तहस नहस कर देते हैं, उसी तरह यवनों ने कश्मीर परंपराओं को नष्ट कर दिया। कश्मीर राज्य म्लेच्छों के दुष्टतापूर्ण व्यवहार से ग्रस्त है। कश्मीर के बारे में उपयुक्त कथन कश्मीरी इतिहासकार का है। किस इतिहासकार ने बात कहा है? साली का फसल, साली दरअसल धान की खेती की बात कर रहा है। दरअसल उसमें मंगोल आक्रमण हुआ था। दलूचा नाम का व्यक्ति मंगोल सेनापति ने आक्रमण किया था, पूरी कश्मीर को तहस नहस कर दिया था। उसमें कश्मीर में सोहेलदेव राजा थे, उस समय की बात है। और उसमें जोनराज ने इस दुख को व्यक्त किया है उसने, और ये जोनराज का ही स्टेटमेंट है। दरअसल जोनराज, देखिए हमने अभी बताया था कल्हड़ ने जो है कश्मीर की राजतरंगी लिखा है, लेकिन जोनराज ने भी कश्मीर की द्वितीय राजतरंगी लिखा है, ठीक है। और उसके बाद जोनराज के बाद श्रीवर नाम का एक व्यक्ति, देखिए ऑप्शन है भी, श्रीवर नाम का एक व्यक्ति आता है, उसने भी एक कश्मीर का तृतीय राजतरंगी लिखा है। उसके बाद 1586 से पहले, जब तक अकबर कश्मीर को अपने राज्य में नहीं ले लेता, उसके बाद दो लोग और आते हैं, उनका नाम शक और एक करके नाम और होता है, आप गूगल पे सर्च करिएगा। उन्होंने चतुर राजतरंगी नामक पुस्तक लिखा है, आप गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएगा। दरअसल मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करना चाह रहा था, याद आया तो मैंने बता दिया। तो देखिए दोस्तों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। मैं पूरी जो डिस्कस कर रहा हूँ पूरी हिस्ट्री को मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा और एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते चलूँगा। मैं बता रहा हूँ आपको, पूरी यूट्यूब पे ऐसी कंटेंट नहीं मिलेगी। मैंने कई बुकों का अध्ययन करने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, हमने इस तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूँ। मतलब ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। और कम से कम अगर आपने प्रीवियस ईयर तैयार किया तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। और सारी हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, लेकिन जो मेरा टारगेट था कि 100 एशियन हिस्ट्री और 100 मीडियल हिस्ट्री और 100 मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन डिस्कस करने का, और डिस्कस करने के बाद ही मैं जो है वीडियो लेकर के आऊँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, चैनल आगे बढ़े, उसके बाद फिर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। अच्छा कंटेंट होगा, जो JRF टारगेट जो JRF है वो सफल हो जाएंगे आप, JRF का आपका क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।